सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कहाँ से भद्राणि पश्यन्तु? यहाँ तो ये कितने लोग मरे, कितने लोग बीमार हैं, ईज डिस कितनों की है, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसके बाद उनका इलाज कर रहे हैं। ये पैटर्न बदलने की आवश्यकता है। सब सुखी रहें और सभी स्वस्थ रहें। अब स्वस्थ रहने के लिए हमारे बड़ों ने दवाइयाँ, बड़े बड़े अस्पताल, इन सब पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया। जब भारत स्वतंत्र होगा तो भारत की मुख्य चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद होगी। बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोलता। और WHO के आंकड़े 2019 में 18 मिलियन लोग हार्ट डिजीज के कारण से उनकी डेथ हुई। 463 मिलियन लोग मधुमेह डायबिटीज से प्रभावित थे। ये 19 की बात कर रहा हूँ। अब तो कोविड के बाद तो ये बढ़ गया आंकड़ा। बड़े परसेंट बच्चे, उनको देखते ही मुझे लगा ये तो हार्मोन बदल गए, तो मोटापा हो रहा है। ब्रेस्ट आगे लड़कों की आ रही है, पेट अलग प्रकार का आ रहा है, उनकी शेप भी बदल रही है। अगर अर्धनारीश्वर डिसबैलेंस है तो डिसीज होगा, ईज डिस हो जाएगी। डिजीज कुछ नहीं है, ईज डिस मतलब डिसीज। बच्चा जब पैदा होता है रोया नहीं, वो मंदबुद्धि हो जाता है। तो जो मैकेनिज्म डिलीवरी का बदला, सर्जरी का बदला, उसने रोगों को बढ़ा दिया। हमारे बड़ों ने ये कामना की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसमें से मोटा मोटा मुझे जो बात समझ में आती है वो ये है कि वो ये कामना कर रहे थे कि सब सुखी रहें और सभी स्वस्थ रहें। अब स्वस्थ रहने के लिए हमारे बड़ों ने दवाइयाँ, बड़े बड़े अस्पताल, इन सब पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक लाइफ स्टाइल को डेवलप किया। उन्होंने कहा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम, मतलब ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बनता हो, और ऐसी कोई भी जड़ नहीं है या वनस्पति नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो। और इसी क्रम में धीरे धीरे आयुर्वेद का आविष्कार हुआ, उसका विकास हुआ। आयुर्वेद यानी कोई चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि आयु का वेद, और वो भी हमारी लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली का एक पार्ट था। और इसलिए जब देश आज़ाद नहीं था, परतंत्र था, तो महात्मा गांधी ने एक ऐलान किया था कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो भारत की मुख्य चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद होगी। आयुर्वेद यानी लाइफ स्टाइल होगा, जो हमारा ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल था। और साथ में जो बाकी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो एलोपैथी है, बाकी सब चाहे उसमें बाकी चीज़ें हैं, तो एलोपैथी के स्पेशली उसके बारे में कहा कि वो उसकी सहायक प्रणालियां होंगी। तो मेजर क्या था? वो लाइफ स्टाइल था। लेकिन ये लाइफ स्टाइल जैसे जैसे बिगड़ा वैसे वैसे हमारी कोशिकाओं ने का संतुलन बिगड़ा, और जब ये संतुलन बिगड़ा तो क्या क्या नहीं हुआ। खास तौर पर जब सेल अपना संतुलन खोती है तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, और कैंसर महामारी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बीमारी से महामारी की तरफ जा रही हैं। ये सब सेल की माया है, कोशिका की माया है। तो इस सेल का संतुलन जो है ये हमारी जीवन शैली का एक बड़ा हिस्सा था, और आज दुनिया इसे समझने लगी है, और भारत में इसे 25 सालों से समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित। आज वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य राम गोपाल दीक्षित, आपका नेचुरोपैथी में, और इसके अलावा उन्होंने एक और थेरेपी है जिसको अर्धनारीश्वर चिकित्सा कहा जाता है, जिसको आज कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा रिकॉग्नाइज वेलनेस न्यूरोथेरेपी चिकित्सा के रूप में भी कंसीडर किया गया है। मतलब सरकार के द्वारा कंसीडर किया गया है, और उनका ये प्रयास है और साधना है कि ये आयुष मंत्रालय की जो 6 मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां हैं, प्रणालियां हैं, उनमें से ये जो अर्धनारीश्वर चिकित्सा सिस्टम है, प्रणाली है, ये 7वीं चिकित्सा के रूप में विकसित हो।
हम उनसे भी अगले एक एपिसोड में इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम उनके साथ अभी बात करेंगे कि भारत की या ये कहिए कि पूरी दुनिया की जो चिकित्सा पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, उसके बारे में वो मार्गदर्शन करें। स्वागत है आपका मार्गदर्शक के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रणबीर श्रेष्ठ जी। क्या तस्वीर है, क्या तासीर है और कैसे इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल, आज तस्वीर और तासीर को जब हम देखते हैं तो एकदम आँखों को खोल देने वाली स्थिति है। अगर दुनिया के लोग इसको जानें कि हमारा हेल्थ सिस्टम किधर जा रहा है और जाना किधर चाहिए, अगर इसको देखा जाए तो दुनिया की आँखें इस समय खोलने का वक्त है। अभी नहीं जागे तो जागने का टाइम नहीं मिलेगा। नहीं, फिर जागने का टाइम नहीं मिलेगा। सही बात कह रहे हैं, अभी नहीं जागे तो जागने का टाइम नहीं मिलेगा, है ना? तो अभी अपनी इस पॉलिसी को अगर हम देखें तो पहले हमें आंकड़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई पॉलिसी अपने आंकड़ों पर निर्भर करती है। आंकड़े अगर ठीक नहीं है तो पॉलिसी ठीक नहीं बन सकती। समस्या को वही बताते हैं, आंकड़े ही बताते हैं। कहते हैं बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोलता। तो अब अगर डेटा की बात करते हैं तो हम यहाँ दो चीज़ों को देखते हैं। पहले देखते हैं कि दुनिया का स्वास्थ्य बजट अभी क्या है और दुनिया में कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो प्रमुख रूप से इस समय दुनिया के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, जिनको देखकर दुनिया डरती भी है। मतलब डरना शब्द नहीं बोलूँगा कि कभी डरती नहीं है, हल्ला जरूर मचता है, लेकिन रियल में डरना चाहिए, डरना चाहिए। मैं WHO के आंकड़े देख रहा था कि इस समय पर दुनिया का जो स्वास्थ्य बजट है और किस प्रकार से वो ऐसे करके ग्रो किया है, इंडस्ट्री के रूप में बोलते हैं आजकल इसको। वेलनेस इंडस्ट्री तो ठीक है, पर हेल्थ इंडस्ट्री कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री शब्द प्रयोग करते ही उसके अंदर उसका एक रेवेन्यू आ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है और उसके टारगेट आ जाते हैं। उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़े, एनी कॉस्ट उनको अचीव करना चाहिए। तो जब भी ये स्वास्थ्य और शिक्षा ये कंपनी बनेंगे तो मारने का काम बढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ तो प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट कितना, इस बार हमारी ग्रोथ कितनी, तो वो ये पहले तो सेंटेंस यही बदलना पड़ेगा, जिसको मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ग्रोथ का बेस बीमारी है। जितनी बीमारियां ग्रो करेंगी उतना हेल्थ सिस्टम ग्रो करेगा। बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं कि लोग कितने मर रहे हैं आजकल। ये शब्द कहते ही मानवता के लिए बहुत बड़ा अपराध है। अभी आपने शुरुआत की थी, जिस श्लोक से शुरुआत की थी, उसी का साथी है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कहाँ से भद्राणि पश्यन्तु? यहाँ तो ये कितने लोग मरे, कितने लोग बीमार हैं, ईज डिस कितनों की है, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसके बाद उनका इलाज कर रहे हैं। ये पैटर्न बदलने की आवश्यकता है। स्वस्थ व्यक्तियों का आंकड़ा, ये व्यक्ति की पहली प्राथमिकता। इस बार स्वास्थ्य इतने, अब स्वस्थ इतने, ये आंकड़ा हमारा जाना चाहिए, न कि ये जो मैं भी आगे सुनाने वाला हूं। मैं WHO के आंकड़े कुछ कलेक्ट कर रहा था और 2019 से पहले आंकड़े तो एक अलग प्रकार के थे। 2019 तक आंकड़े आते आते मेरे पास यहाँ कहता है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, मेजर डिसीज हैं, जिन डिसीज के कारण से और दुनिया इस समय पर सफ़र कर रही है। तो हृदय रोग दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, हार्ट डिजीज। और WHO के आंकड़े 2019 में 18 मिलियन लोग हार्ट डिजीज के कारण से उनकी डेथ हुई थी। 1,80,00,000। बिल्कुल। और ये दुनिया की टोटल डेथ का जो है ना वो 32% है। जितने लोग मरते हैं ना उसमें 32% लोग केवल हार्ट डिजीज के कारण से मरते हैं, हार्ट प्रॉब्लम के कारण मरते हैं। डायबिटीज का भी इसी प्रकार से आंकड़ा आया। 2019 में लगभग 463 मिलियन लोग मधुमेह या डायबिटीज से प्रभावित थे। ये 19 की बात कर रहा हूँ। अब तो कोविड के बाद तो ये बढ़ गया आंकड़ा, पर क्योंकि ये मेरी रिसर्च है, मेरी श्रीमती ने इस पर PhD की है, तो उन आंकड़ों में से ये आंकड़े मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि डायबिटीज ये, और 2045 तक 700 मिलियन डायबिटीज तक पहुंच जाएंगे, ऐसा उनका अनुमान भी है। सोचिए इसमें जो इन्वेस्ट करेगा कितना ग्रो जाएगा। सबसे अधिक शेयर वैसे के जाने वाले जो इसमें जाएगा। अब मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही ब्लड प्रेशर है, 1.13 बिलियन लोग हाई ब्लड प्रेशर से इस समय पर प्रभावित हैं।
हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं, और मोटापा 1.9 बिलियन यूथ जो 18 और उसके आसपास का है, ये इतना जो अभी जवान होना शुरू बिल्कुल हुआ अभी है। जवान होना शुरू हुआ। और मैं देख रहा हूँ, मैं अभी स्विमिंग पूल गया, मैं वहाँ जाके बच्चे जो देख रहे तो बच्चों में से बड़े परसेंट बच्चे, उनको देखते ही मुझे लगा ये तो हार्मोन बदल गए, ये तो मोटापा हो रहा है। ब्रेस्ट आगे लड़कों की आ रही हैं, पेट अलग प्रकार का आ रहा है, उनकी शेप ही बदल रही है। ये देखते बदलते मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने यार ये क्या हो रहा है। मैंने स्विमिंग पूल कम गया, मैं बच्चों को देख रहा, क्योंकि भाई मैं एक चिकित्सक हूँ, मैं एक पारंपरिक चिकित्सक हूँ, मेरी निगाहों में वही चीज़ें ज़्यादा आती हैं कि ये क्या हो क्या रहा है। तो ये मैंने थोड़ा बोला। और हृदय, भारत की बात करूं अगर भारत के आंकड़ों की, तो भारत के अंदर जो IIM अहमदाबाद है उसके अनुसार की बात कर रहा हूं, जो उसकी रिपोर्ट है उसके ऐसा बात कर रहा हूं, तो 2 मिलियन लोग हर साल हृदय रोग से मरते हैं। 77 मिलियन ये डायबिटीज के कारण से प्रभावित होते हैं। और 2030 तक जो आंकड़ा उन्होंने बताया है वो कहा है 125 मिलियन तक ये पहुंचने का अनुमान है। इतना डायबिटीज का लेवल, ये अभी इतना बता रहे हैं, ये आंकड़े थोड़े हैं, इससे आगे बढ़ जाएगा क्योंकि इसके कारण बहुत डिफरेंट हैं। तो मोटापा है, इसके अलावा मतलब ये मेन बीमारियां हैं। इसके अलावा जैसे घुटना है, कमर है, कंधा है, इन तो कहीं आंकड़े ही नहीं है, क्योंकि इनको तो डिजीज करके मानते ही नहीं है। ये तो हर घर के अंदर 8 बीमारियां आपको मिलेंगी, 8 में से कोई ना कोई एक तो मिलेगी ही। घुटना, कमर, कंधा, गर्दन, इनके दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, शुगर और ब्लड प्रेशर। मैं 9 बीमारियों का नाम ले दिया, यानी कंधा गर्दन एक करें तो 8 हो जाती हैं। एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये बीमारियां न हो, ये होंगी होंगी। और इस पर जो स्वास्थ्य का आंकड़ा जो अपना बजट कहता है, दुनिया का जो बजट खर्च हो रहा है, उसकी बात भी मैं आपको बता देता हूं। 2010 से लेकर 2019 तक बजट इस प्रकार से गया, बिल्कुल ऊंची दुनिया की तरफ, मतलब ऐसे बड़ा है। मैंने 50 बड़े देशों का आंकड़ा, मेरी श्रीमती ने उसमें लिया है, लेकिन जिसके अंदर में सबसे पहले है उसमें अमेरिका आता है नंबर 1। वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर उसका हेल्थ बजट है। ये 2024 का आंकड़ा है। और उसमें वो कहते हैं कि ये अफोर्डेबल केयर एक्ट के अंदर, यानी जो मेडिकेयर और मेडिसिन, मुख्य रूप से अफोर्डेबल केयर एक्ट के अंदर उनकी योजनाओं के माध्यम से जो कोविड 2019 के बाद स्वास्थ्य बजट में वृद्धि हुई है वो अलग है। ये इसकी बात मैं कर रहा हूं। चीन की बात करूं तो चीन का भी 170 बिलियन स्वास्थ्य बजट है। और भारत का भी स्वास्थ्य बजट 89,155 हजार करोड़ हो गया। एक तरह से देखें तो 90,000 करोड़, यानी 11 बिलियन डॉलर। ये 23 और 24 का बजट है, स्वास्थ्य पर बजट है। अगर पहले 4 देशों का देखा जाए, इसमें जापान भी है, जर्मनी भी है, ये इनके स्वास्थ्य बजट कोविड से पहले और कोविड के बाद ऐसे बड़े हैं। अगर 8 था तो सीधा लगभग 16 की तरफ चला गया। ऐसा बजट स्वास्थ्य का, ऐसा ग्राफ जा रहा है। मतलब ये डराने वाले आंकड़े हैं। बीमारियों को भी देखें और उसके हेल्थ बजट को भी देखें तो इस पर निश्चित ही इनके कारण पर अगर विचार नहीं किया गया और विश्व की स्वास्थ्य पॉलिसी को अगर नहीं टर्न किया गया, तो जो आपने अभी सेंटेंस प्रयोग किया था कि अगर नहीं जागोगे तो जागने का समय निकल जाएगा, है ना। तो ये बहुत डराने वाली बात है। इन पे हमें चिंतन और विचार करने की आवश्यकता है। किस प्रकार का दुनिया का स्वास्थ्य बजट हो। गली में वो बोलता रहेगा कि जागते रहो, और पता चला कि आदमी जागा ही नहीं। हाँ, सो गया, रात को सोया था, सुबह जागा ही नहीं। रात को सोया था और जागा ही नहीं। सही बात है। उपाय क्या हो। भारत के पास जब जब देश में कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, भारत जो है दुनिया का मार्गदर्शन करने की कैपेसिटी रखता है, तो तब मैं आप जैसे लोगों को भी उस चौकटे में देखता हूँ कि जब शिक्षा की बात होगी तो भारत से कौन उसको डील करेगा, कौन कौन लोग डील करेंगे। जब हेल्थ की बात होगी तो कौन कौन उसको डील करेंगे। तो इसे थोड़ा सा एक बार क्या होना चाहिए। ये जो हेल्थ बजट है ना, औषधियों पर जो देने की और मशीन पर देने की आवश्यकता है ना, मेरा इस मत है
क्योंकि हम नॉर्मली भारत में ही नहीं, दुनिया के अंदर एक ही बात बोलते हैं, ये जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, आर्थराइटिस, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, किसी को भी पूछो, इंसोमनिया, एंजाइटी, ये सब क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज है। ऐसा दुनिया के सब लोग बोलते हैं। साइकोसोमेटिक डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है। तो भैया 100% बजट का फोकस किधर जाना चाहिए? लाइफस्टाइल पर जाना चाहिए। डिप्रेशन बहुत बुरी तरह डिप्रेशन आज कॉमन डिप्रेशन हो गया। बच्चा भी डिप्रेशन में है, युवक भी डिप्रेशन में है, और बड़ा बुजुर्ग है वो भी डिप्रेशन में है। डिप्रेशन की कोई उम्र ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, और जो पढ़ रहा है, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, ऐसे बच्चों के हाथ से भी पसीना छूट रहे। माने कौन ऐसा है जो डिप्रेशन में नहीं आ रहा आज? तो ये आंकड़े अभी मैंने बोला, ये इतने बढ़ जाएंगे, इतने नहीं बढ़ेंगे, इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि जीवन शैली एक शब्द प्रयोग करते हैं। अगर जीवन शैली पर 100% फोकस किया जाए तो हम इससे टर्न कर सकते हैं। और जीवन शैली में क्या क्या आता है? तो जो हमारा प्रचार का तरीका है ना, आज हमें अपने प्रोडक्ट का प्रचार या चीजों के प्रचार करने का तरीका बदलना पड़ेगा। उसके तरीके, जीवन शैली के तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें हमारी मान्यताएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी व्यवस्थाएं हैं। हम आज से 50 साल पहले ऐसे बीमार थोड़े ना थे। 100 साल पहले इतने लोग बीमार थोड़े ना थे। इन 50 सालों में, 60 सालों में जो बीमारी का आलम जितना हुआ है दुनिया के अंदर, ऐसा नहीं था। जीवन शैली बहुत बड़ी बदली है पिछले लगभग 50 से 60 सालों के अंदर। और आज डिजिटल का जमाना है, जीवन शैली बदली जा सकती है। डिजिटल नहीं तो जीवन शैली बदली हमारी। किसने बदली? गांव से शहर की तरफ क्यों आ गए? क्योंकि मनी और ग्लैमर चाहिए, हम आ गए। मनी और ग्लैमर तो आया, सेहत हमसे दूर चली गई। जिस आनंद को लेने के लिए शहर में आए थे, वो आनंद हमारे पास नहीं है। दिल्ली में एक सर्वे हुआ है कि 80% लोग जो हैं दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गैस चैम्बर हो गया दिल्ली। छोड़कर जाएं तो जाएं कहाँ? जाएगा वहीं जाना पड़ेगा, लौटे अपने गांव की ओर। खैर, गांव जाना ना जाना एक अलग बात है, लेकिन स्वास्थ्य की, यानी जो हमारी जीवन शैली है, जिस हमारी मान्यताएं हैं, जिसके अंदर हमारी व्यवस्थाएं हैं, जिस हमारी परंपराएं हैं, इन पर हमें फिर से टर्न करना पड़ेगा। जो हमारी रिच परंपरा है, पुरानी परंपरा, नंबर 1, ये सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। अब परंपराओं के बाद भी व्यक्ति बीमार तो होगा। क्यों भाई? अब पहले भी तो लोग बीमार होते थे, तभी तो आयुर्वेद का जन्म हुआ। अदरवाइज तो क्यों होता? पहले भी तो लोग बीमार होते थे, तभी तो वैद्य का जन्म हुआ। तो ऐसा नहीं है बीमार नहीं होंगे, लेकिन बीमार होने पर भारत क्योंकि मार्गदर्शन करेगा, तो मैं भारत के स्वास्थ्य बजट की बात करता हूं। भारत इस चीज को इनिशिएट कर सकता है, क्योंकि भारत इससे रिच है। ऑलरेडी भारत तो भरा पड़ा है, वैल्यू देने की आवश्यकता है। सरकार और समाज ने उधर अपना प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। बस इतना ही काम करना है। और उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूं। 100% फोकस जीवन शैली पर जाना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली का प्रचार प्रसार, उनकी प्राचीन मान्यताएं, हम कैसे जीते थे, हम कैसे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, हमारी दैनिक दिनचर्या कैसी थी। सुबेरे आप कितने भी व्यस्त हैं, लेकिन सूर्यास्त हो रहा है तो भोजन को आप जल्दी कर लीजिए। आप क्यों रात को 11 बजे भोजन करने की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल, भोजन ही भेषज हो। सबसे बड़ा तो रसोई ही है। और हम कहते हैं ना, प्राणी हैं, प्राण से चलते हैं। भेषज का मतलब दवा होती है। जी बिल्कुल। तो अब उपचार का जो विषय है, उसमें औषधि रहित उपचार जो भारत में है, 90% बजट औषधि रहित उपचार की तरफ जाना चाहिए। उनको विकसित करने की आवश्यकता है। जैसे हमारी प्राचीन परंपराओं में उपवास रहा है। कुत्ता बीमार होता है, खाना छोड़ देता है, बीमारी से बच जाता है। कोई भी जानवर ले लो, घर का पालतू कुत्ता तो बीमार होकर भी खाएगा, क्योंकि वो उसकी आदत हमारी जैसी आ गई है। उधर उल्टी करेगा, फिर इधर खा लेगा, वो हड्डी से टकराएंगे, फिर खा लेगा। वो कुत्ता कम, इंसान ज्यादा। वो इंसान ज्यादा हो गया है, इसीलिए उसका अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत पड़ती है ना। कहते हैं बंदर बीमार होता नहीं, और होता है तो फिर मर जाता है। पालतू बंदर बीमार भी होता है, उसका इलाज भी होता है। कुत्ता भी जो रोटी छोड़ देता था, खाना छोड़ देता था, भैंस, गाय, सभी जानवर जितने भी हैं, बीमार होते ही सबसे पहला वो अन्न का त्याग करते हैं। और हम बीमार होने पर खाओ 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 खाओ, बीमार कितने भी हो जाओ, ये बिना खाए दवाई मत खाना, क्योंकि खाना जरूरी है। तो पहला हमारा औषधि रहित उपचार पर 90% हमारा फोकस हो, जिसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हैं। जैसे हमारा उपवास है,
प्राकृतिक उपचार हैं, मिट्टी पानी धूप हवा है, और अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी जिसका मैं प्रैक्टिशनर हूं, इसमें औषधि नहीं है, डिसबैलेंस को बैलेंस करते हैं। अगर अर्धनारीश्वर डिसबैलेंस है तो डिसीज होगा, ईज डिस हो जाएगी। डिसीज कुछ नहीं है, ईज डिस मतलब डिसीज। लंबे समय तक अर्धनारीश्वर डिसबैलेंस रहा तो डिसऑर्डर क्रिएट करेगा, ऑर्डर डिस हो जाएंगे। अगर इसको डिसबैलेंस को बैलेंस करते रहो, डिसऑर्डर ऑर्डर में आ जाएंगे, डिसीज ईज में अपने आप आ जाएगी। इसमें कोई औषधि नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो ऐसी चिकित्साओं पर 90% हमारे बजट का फोकस आना चाहिए, औषधि रहित। तो पहला पॉइंट हो गया, स्वस्थ जीवन शैली पर 100% फोकस है। अब उपचार पर अगर हम आते हैं तो 90% औषधि रहित उपचार होना चाहिए, दवा रहित उपचार होना चाहिए। अब 9% आना चाहिए औषधियों पर। अब औषधि में सबसे पहली औषधि कौन सी? तो घरेलू औषधियों को प्रमोट करना चाहिए। घर में होती ही है। अगर आपको गैस मतलब डॉक्टर किचन आपको एसिडिटी हो रही है, मैं सब दर्शकों को भी बताता हूँ, वो खाने के बाद एसिडिटी जैसे होती है, आधा चम्मच जीरा ले लो ना, गारंटी से एसिडिटी आपकी 15 मिनट के अंदर डाउन होके नॉर्मल हो जाएगी। केवल आधा चम्मच कच्चा जीरा धीरे धीरे च्युइंग किया और उसके बाद आधा कप पानी पी लिया 10 मिनट में, आपकी 15 मिनट के बाद आपको लगेगा यार एसिड तो खत्म ही हो गया। ऐसी घर की बहुत सारी चीजें हैं। तो पहला औषधि में अगर जाना है तो पहले घरेलू, इसके बाद आयुर्वेद पर जाएं, होम्योपैथ पर जाएं। ये कम दुष्प्रभाव करके व्यक्ति को निरोगी बनाती है। आयुष की अन्य चिकित्सा पद्धतियां भी कम दुष्प्रभाव के साथ व्यक्ति को निरोगी बनाती है, रोग को ठीक करती हैं। इन्हें हमें 9% फोकस देना चाहिए और 1% फोकस देना चाहिए चिकित्सा सर्जरी वाली पर। अब मैं दवा में उसको भी जोड़ता हूं। मैं औषधि के अंदर जब औषधि की बात करता हूं तो एलोपैथ को भी जोड़ता हूं, यानी 6 आयुष की पद्धतियां और 1 एलोपैथ। ये सभी 9% के अंदर आनी चाहिए। उसमें प्राथमिकता अगर देनी है तो घरेलू, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, सिग्वारिप्पा और एलोपैथ औषधि उनको देना चाहिए, पर पहले आयुर्वेद होम्योपैथ में देना चाहिए। इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सर्जरी को केवल 1% महत्व देना चाहिए। सर्जरी की जरूरत भी कम रहेगी नहीं साहब, रहेगी नहीं। ऐसे कितने रिप्लेसमेंट है नी के जो जरूरत नहीं है फिर भी होते हैं। ऐसे कितनी सर्जरी बॉडी की हैं, टॉन्सिल्स की जरूरत नहीं फिर भी होते हैं, अपेंडिक्स की जरूरत नहीं फिर भी होते हैं, किडनी स्टोन की जरूरत नहीं फिर भी होते हैं। ऐसी अनेक सारी सर्जरी शरीर की ऐसी हैं। अब डिलीवरी है, अब डिलीवरी की सर्जरी पे तो कंपटीशन ही हो गया है, सर्जरी नहीं होगा। बिना सर्जरी के मेरे घर के मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बिना सर्जरी के हुए। आज के समय पर डॉक्टर्स भी लाइन में थे, पर मैंने कहा नहीं, मैं दाई से सर्जरी कराऊंगा। दाई ने हाथ लगा के बता दिया अभी 8 घंटे बाद आना, अभी सर्जरी नहीं होगी, नहीं अभी बच्चा नहीं, डिलीवरी नहीं होगी। और डॉक्टर ने 15 दिन पहले कह दिया था आज ही कराओ, बच्चा उल्टा हो गया। दाई ने कहा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली जैसी जगहों पर दाई अभी भी होती हैं? बिल्कुल है। अच्छा, मैं तो अपने से बात करता हूँ। तो जो दाई या जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो डिलीवरी कराने के लिए एक पूरा एक मैकेनिज्म था, हाँ, वो मैकेनिज्म हमने उसको आउटडेटेड भी कहा, हमने उसको डिसगाइड भी किया, डिस्कार्ड भी किया, और एक तरह से वो मर गया। ठीक है, हम उसको ग्लोरीफाई भी कर सकते थे, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकते थे, वो नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। मैं क्योंकि आज मेरा आपने जो विषय रखा है अभी वो बजट पे रखा है, स्वास्थ्य नीति पे रखा है, लेकिन यही मैं एक छोटी बात बताऊंगा। वो जो दाई करती थी बच्चे को पैदा, उस समय गर्म माहौल देती थी, एसी पंखा ठंडा कुछ भी नहीं था, इसीलिए महिलाओं को जॉइंट्स पेन नहीं आते थे, रेमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियां नहीं आती थी, बहुत कम होती थी, 5% 2%। अभी तो बच्चा एसी में 90% रेमेटॉइड अर्थराइटिस का कारण प्रसूति रोग है। इसको हम आयुर्वेद में प्रसूति रोग बोलते हैं। प्रसूता को जो रोग हुआ, पहले 10 दिन के अंदर हवा लगी, ठंडा कुछ भी अंदर गया, अब तो इंट्रावेनस इंजेक्शन भी चलते हैं, तो वो जो ठंडक है वो ऑटो इम्यूनिटी पैदा कर देती है। और रेमेटॉइड जैसी बीमारियां, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां महिलाओं को बड़ा कारण सिर्फ यही है। पर क्योंकि मैं इस विषय पे जाना नहीं चाहता, बच्चा जब पैदा होता है रोया नहीं, वो मंदबुद्धि हो जाता है। तो जो मैकेनिज्म डिलीवरी का बदला, सर्जरी का बदला, उसने रोगों को बढ़ा दिया। इसीलिए
नॉर्मल डिलीवरी की तरफ वाली बात मैंने बोली आपको। लेकिन ये जो सारी तरह की बीमारियां हैं, तो बीमारियां तो लोगों को ही हैं। आपने इसी शो के दौरान डेटा की बात की थी बिल्कुल। कि डेटा झूठ नहीं बोलता। हाँ, भारत में मिट्टी का हेल्थ जानने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए। बिल्कुल। इस देश के 140 करोड़ लोगों के पास, या ये कहिए कि हर गांव के पास, हर वार्ड में हर वार्ड के पास, हर व्यक्ति का हेल्थ डेटा अगर हो हम्म, और वो हेल्थ डेटा अपडेट करने का भी कोई सिस्टम अगर हो, हम्म, तो हमें ये जानकारी मिल सकती है कि किस आदमी को कौन सा रोग है और वो किस स्टेज पर है। बिल्कुल। मतलब अगर हम हेल्थ से, चूंकि हो ये रहा है कि जब 4th स्टेज में कैंसर चला जा रहा है तब जो है वो डॉक्टर के पास जा रहा ठीक है। बात। जब सही उसको, बात है। है ना, कोई भी बीमारी जब क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है तब वो वहाँ उस लेवल पर जाता है। इसकी कई वजह हैं, शायद कुछ गरीबी भी है, कुछ लापरवाही भी है, कुछ अज्ञानता भी है, कई वजह उसकी बात हो ठीक सकती है। बात। तो ये क्या हेल्थ पॉलिसी का एक पार्ट हो सकता है? बिल्कुल, ये हेल्थ पॉलिसी का पार्ट हो सकता है। और इसे नहीं, एक हेल्थ पॉलिसी की जब हमने बात करेंगे ना, कि हमने कहा ना जीवन शैली पर अगर जाना है, 100% फोकस जीवन शैली पर आना है, तो जो आपने बात बोली है ये वहाँ क्लोज हो जाएगी। हाँ। क्योंकि ये पार्ट ऑफ द जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। तो उस पर अगर जब हम जाएंगे, 100% फोकस ये करेंगे, तो ये डेटा सारे कलेक्ट करेंगे और कहाँ अवेयरनेस की जरूरत है वहाँ अवेयरनेस को बढ़ा देंगे, कहाँ सपोर्ट की जरूरत है वो फिर हम प्रिवेंशन पे काम करेंगे ना, हाँ बिल्कुल, मैं वही फिर हम क्योर पे काम नहीं करेंगे। आज क्योर पर फोकस आ गया, इसीलिए जीवन शैली की 100% की बात बोली। 90% मैंने कहा औषधियों की बात बोली, नहीं सॉरी, औषधि रहित की बात बोली 90%, और 9% मैंने बात बोली औषधियों की, और 1% मैंने बात बोली सर्जरी की, जो बहुत असेंशियल सर्जरी हैं। जैसे मान लो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, या मान लो कुछ और ऐसी तकलीफ हो गई, अचानक हार्ट फेलियर हो गया, या कॉम्प्लिकेशन ऐसी कुछ हो गई, उसमें सर्जरी करना बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट हो गया, ये जरूर है, होनी चाहिए। ये सर्जरी आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों के माध्यम से सर्जरी की बात कर रहा हूं, मैं केवल एलोपैथ की बात नहीं कर रहा हूं। आयुर्वेद तो प्राचीन शल्य चिकित्सक हाँ का बिल्कुल, है। सुश्रुत जो है यही। सुश्रुत से पहले शल्य चिकित्सक सुश्रुत नहीं, भगवान शिव थे। गणेश जी जिनको हम बोलते हैं, एक सुश्रुत ने तो किसी जानवर का सिर मनुष्य के सिर पर ट्रांसप्लांट नहीं किया। भगवान शिव ने एक जानवर का यानी हाथी के बच्चे का सिर पुरुष के बच्चे के सिर पर ट्रांसप्लांट किया, और न केवल ट्रांसप्लांट किया, उसको ऐसा बना दिया जो आज भी प्रथम पूज्य है। जिसकी सर्जरी हो गई वो प्रथम पूज्य हो गया। सोचो उसका कितना दिमाग और तेज हो गया। मतलब उसमें बोलूं, मनुष्य तो था ही, हाथी के और सारे गुण उसके अंदर भी आ गए। तो प्रथम पूज्य, तो पहली सर्जरी भगवान शिव ने की थी। सुश्रुत तो बहुत बात की बात है। सर्जन, फर्स्ट सर्जन भगवान शिव, है ना। और ये अर्धनारीश्वर चिकित्सा भगवान, चिकित्सा ही भगवान शिव एक ने। एथिक्स है और एक इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मार्गदर्शन किया हमारे दर्शकों का, और आपने ये बताने की कोशिश की कि अगर हम लाइफ स्टाइल पर फोकस करें, अगर हम जीवन शैली पर फोकस करें, हमारा बजट भी अगर जीवन शैली को प्रमोट करे, उसका प्रचार करे, प्रसार करे, तो जाहिर तौर पर उस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और वेलनेस सेंटर जैसी चीज़ें इसी का एक हिस्सा हैं, जिनको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो फिलहाल मार्गदर्शक में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।